लोगों को क्लैरिटी नहीं आ रही कि आखिर ये शब्द क्या है, लीज एग्रीमेंट डीड रजिस्ट्री, ये क्या चीज है। तो एक बंदा काफी, मैंने बात कही कि मेरे साथ वशिष्ठ नारायण मिश्रा जी हैं और एक बंदा काफी है। तो लीज डीड रजिस्ट्री को लेकर एक बंदा काफी था। बैंक लोन मिलेगा कि नहीं इस रजिस्ट्री के बाद, ये बड़ा सवाल है। राजस्व कानून से ऊपर, नगर निगम के कानून से ऊपर, नगर तथा ग्राम निवेश के कानून से ऊपर भिलाई इस्पात संयंत्र नहीं है। अब भिलाई इस्पात संयंत्र अगर लीज के एग्रीमेंट में जो उसके द्वारा किया गया है 5 चरणों में, उसमें लिख दिया है कि आप इसको मॉर्गेज नहीं रख सकते। मॉर्गेज नहीं रख सकते, लिख दिया है, लिख दिए हुए है। उसमें साथ साथ में यह भी लिखा था कि 150 स्क्वायर फीट से ज्यादा इसको बना नहीं सकते आप। ये बीएसपी ने लिखा है, लेकिन कानून में 150 स्क्वायर फीट का परमिशन देने का अधिकारी बीएसपी के पास नहीं है। तो जिन्होंने मकान खरीदा है आवंटित से, उनका क्या हो रहा है ये सोचने वाली बात है, भी देखना पड़ेगा। और बीएसपी ने जिन लोगों को बर्खास्त कर दिया है, टर्मिनेट कर दिया है, उन लोगों का रजिस्ट्री होगी कि नहीं ये भी देखने वाली बात है। जो अनफिट ब्लॉक में अभी रह रहे हैं, जिनको लीज मिला था उस समय, उनका क्या होगा ये भी देखने वाली बात है। और जिन लोग के जो लीज धारी हैं, जो खत्म हो चुके हैं, यानी कि निधन हो चुका है, उनका क्या होगा। ये 4-5 पॉइंट है, इस पर अभी हम आगे बात करेंगे। क्योंकि ये लीज शब्द आया कहां से, इसको समझना पड़ेगा जी। भिलाई इस्पात संयंत्र को रेल मिल के आधुनिकीकरण के लिए लगभग 200 करोड़ रुपए की आवश्यकता थी वर्ष 2001 में। जी। देश का कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भिलाई इस्पात संयंत्र को जी बोलती जाइए, आर्थिक रूप से पैसा उपलब्ध कराने को लेकर तैयार नहीं था। नगर सेवा विभाग के दफ्तर गया और मैंने उनसे मौखिक रूप से निवेदन किया कि मेरे को इस मकान का जो एग्रीमेंट है इसको लीज डीड के रूप में परिवर्तित करके इसका रजिस्ट्री करा के आप दें, इसके लिए क्या व्यवस्था है। तो उनके द्वारा बताया गया कि एक मिनट आपको रुकूंगा यहाँ पे। आपका सब कुछ सही चल रहा था, लीज एग्रीमेंट था, सब कुछ सही चल रहा था, तो डीड रजिस्ट्री करने की क्या जरूरत पड़ी। 54 और 56 का प्रावधान है, जो निगम का प्रावधान वो वहां लागू होगा। बिल्कुल, यानी कि बिल्डिंग परमिशन देने का अधिकार बीएसपी को नहीं है, तो रोक लगाने का अधिकार भी नहीं बनता। रोक से लेकर दंड पेनल्टी का भी अधिकार उनके साथ नहीं। ओके, पेनल्टी सरकार लगा सकती है। देश में 3 प्रकार की सरकार जी, कानून से ऊपर बीएसपी नहीं है। अधिकार दे देता है 56 का नगर निगम अधिनियम, ठीक है, 1973 का नगर तथा ग्राम निवेश और भूमि विकास नियम 1984। ये टाइटल मिलने के बाद आपको अधिकार देता है कि आप लोन भी लोगे, आप नियमितीकरण भी कराओगे। और आप मनोज वाजपेयी की एक फिल्म आई है, एक बंदा। किसी सिस्टम को बदलने के लिए, किसी बात को उठाने के लिए एक बंदा काफी होता है। तो आज एक बंदे की बात से शुरुआत कर रहा हूं, क्योंकि लीज डीड रजिस्ट्री जो भिलाई में इन दिनों सबसे टिपिकल टॉपिक है, सबसे विवादित टॉपिक है, और जिसपे लोग अलग अलग बात कर रहे हैं। कोई सही बात ढंग से कर ही नहीं पा रहा है, क्योंकि पिछले 4-5 दिनों से हम लगातार इसे कवर कर रहे हैं, लगातार इस पर बातें कर रहे हैं, लेकिन स्पष्ट रूप से लोगों को क्लैरिटी नहीं आ रही कि आखिर ये शब्द क्या है, लीज एग्रीमेंट डीड रजिस्ट्री, ये क्या चीज है। तो एक बंदा काफी, मैंने बात कही कि मेरे साथ वशिष्ठ नारायण मिश्रा जी हैं और एक बंदा काफी है। तो लीज डीड रजिस्ट्री को लेकर एक बंदा काफी था, क्योंकि यही वो शख्स हैं जिन्होंने इस पर परिवाद दायर किया कि लीज डीड रजिस्ट्री जो है होनी चाहिए, जो लीज एग्रीमेंट हुआ था उसका डीड का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। तो इन्होंने एसडीएम कोर्ट में परिवाद दायर किया और परिवाद दायर करने के बाद कलेक्टर से आदेश हुआ और राज्य सरकार ने इस पर तत्काल संज्ञान लिया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस पर संज्ञान लेते हुए कलेक्टर को निर्देशित किया कि रजिस्ट्रेशन की जो प्रक्रिया है, जो डीड रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया है, वो शुरू होनी चाहिए। तो मैंने शुरुआत में कही कि किसी सिस्टम को बदलने के लिए, किसी बड़ी बात को, किसी मुद्दे को सामने लाने के लिए एक बंदा काफी होता है। तो वशिष्ठ मिश्रा जी हैं जो पूरी बात को सीक्वेंस से समझाएंगे, पहले दिन से लेकर अब तक की पूरी कहानी समझाएंगे, क्योंकि इनके वजह से ही 4499 परिवारों का भला हो रहा है। टोटल 4500 लोग हैं, एक इनमें से ए भी हैं, इसलिए मैंने कहा 4499 परिवारों का भला होने जा रहा है, रजिस्ट्रेशन होने जा रहा है। 22 साल बाद रजिस्ट्री हो रही है। लोग बहुत सारे सवाल उठा रहे हैं कि भवन मालिक बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, बैंक लोन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, निगम का हस्तक्षेप रहेगा कि नहीं रहेगा। उस सारे विषयों पर हम आज एक विषय पर विषयवार बात करेंगे। वशिष्ठ जी से पहले शुरुआत कर लेते हैं, पहले एक जो पॉइंट है उस पर बात कर लेते हैं कि लीज एग्रीमेंट डीड रजिस्ट्री 2023। वशिष्ठ जी, मैंने जो लाइन लिखा है लीज एग्रीमेंट डीड रजिस्ट्री 2023, अभी तक लीज एग्रीमेंट था जी, अब जो होने वाला है डीड रजिस्ट्री जी।
है ना, ये शब्द है। अब ये पूरा कंप्लीट हो रहा है, इसमें एग्रीमेंट हट जाएगा अब जी। लीज डीड रजिस्ट्री हो जाएगा 2023। जी। जरूरी बातें हैं वो आपको बता दें कि 2001 से सेल में एक योजना बनाई गई पट्टे को लेके, लीज यानी कि पट्टा ही हो गया, और उसके बाद 5 चरणों में इसे योजना में लागू किया गया। बोकारो, दुर्गापुर, रांची, राउरकेला, भिलाई स्टील प्लांट समेत इन जगहों पर लीज की जो पट्टे वाली जो स्कीम है वो चालू की, यानी कि सेल की स्थिति खराब थी। कहा गया कि लीज पर लोगों को, जो बीएसपी कर्मी है, जो पूर्व कर्मी है, उनको मकान बेच के कुछ आय जनरेट हो। अब वो आय जनरेट होगा, उसको कहाँ लगाएं ये भी हम बताएंगे कि कहाँ लगाया उन्होंने। 30 वर्ष का जो है भूमि, मकान भूमि लीज पर दिए जाने का हुआ, और 30 साल पट्टे पे दिए जाने का हुआ, यानी कि लीज पर देने का हुआ, और 30 साल में उसका नवीनीकरण होना था, होने वाला है, होगा। 2000 से कम वर्ग फुट वालों को लीज पर दिया गया। 36,000 मकान थे टोटल, इसमें से 25% मकान लीज पर देने थे। 36,000 मकान बीएसपी के पास थे, इनमें से 25% को ही लीज पर दिया गया है। 200 करोड़ रुपए आय का अनुमान लगाया गया था, यानी कि टोटल जो मकान बिकते सेल के, उससे 200 करोड़ रुपए आय का अनुमान था, और उस पैसे को रेल मिल के एक्सपेंशन पर खर्च करना था। अतिरिक्त निर्माण को लेकर भी बात करेंगे कि जिन्होंने अतिरिक्त निर्माण कर लिया है उनका क्या होगा। और 8 जुलाई को एक बैठक रखी गई थी, 8 जुलाई 2002 को कानून जो प्रस्ताव बनाया गया था, जो योजना बनाई गई थी, उसे कानून का स्वरूप देने के लिए राज्य सरकार के साथ एक बैठक रखी गई थी। उस बैठक में आरसी सिन्हा साहब थे, उस समय के राजस्व विभाग के सेक्रेटरी थे। कलेक्टर थे दुर्ग के आईसीपी केसरी साहब, एमडी हुआ करते थे बीके सिंह, और ईडी फाइनेंस और जीएम टाउनशिप, इनके मौजूदगी में बैठक हुई, जिसे कानून का रूप दिया गया, जिसे एग्जीक्यूट किया गया। 20 बिंदु पर टोटल चर्चा हुई। 20 बिंदु कौन कौन से हैं और उस 20 बिंदु में कौन कौन सी जरूरी बातें हैं, उस पर हम बात करेंगे। टोटल दुर्ग जिले में, यानी कि भिलाई में 4500 मकान लीज पर दिए गए बीएसपी के, और फरवरी 2023 को वशिष्ठ नारायण जी कोर्ट गए कि भैया लीज पर जो मकान दिए गए थे उसका रजिस्ट्री होनी चाहिए। क्यों रजिस्ट्री होनी चाहिए, क्यों कोर्ट गए, वो खुद बताएंगे। एसडीएम कोर्ट गए, एसडीएम कोर्ट में सुनवाई हुई, उसके बाद एक स्टैंडिंग ऑर्डर जारी हुआ कि रजिस्ट्री की प्रक्रिया जो है शुरू होनी चाहिए। वशिष्ठ जी, अब आपकी बात है। कोर्ट क्यों गए और लीजधारी हैं आप, पूरी बताइए बात। मैं लीजधारी नहीं हूँ, मेरे पिता जिनका स्वर्गवास हो गया है, उनने लीज के मकान को बीएसपी के द्वारा लिया था, और वो मकान वर्तमान में सड़क नंबर 6, क्वार्टर नंबर 6A, सेक्टर 2 में है। और मेरे पिता के स्वर्गवास होने के पश्चात हम लोग परिवार के समस्त सदस्य अनापत्ति प्रमाण पत्र देकर मेरे छोटे भाई स्वरूप नारायण मिश्रा को वो मकान लीज पर जो पिता के नाम से है उसको ट्रांसफ़र किया जाए, इसके लिए भिलाई इस्पात संयंत्र के नगर सेवा विभाग में हम लोगों ने आवेदन लगाया। जी, आवेदन लगाया तो वो मकान लीज का जो मकान है वो मेरे छोटे भाई के नाम से नामांतरित कर दिया गया भिलाई इस्पात संयंत्र के माध्यम से। और नामांतरण होने के पश्चात मैं उसका जो लीज का एग्रीमेंट 50 रुपये, 75 रुपये, 100 रुपये के स्टाम्प पेपर में भिलाई इस्पात संयंत्र के द्वारा किया गया था, उसके साथ में नगर सेवा विभाग के दफ्तर गया और मैंने उनसे मौखिक रूप से निवेदन किया कि मेरे को इस मकान का जो एग्रीमेंट है इसको लीज डीड के रूप में परिवर्तित करके इसका रजिस्ट्री करा के आप दें, इसके लिए क्या व्यवस्था है। तो उनके द्वारा बताया गया कि अभी लीज की रजिस्ट्री हमारे द्वारा नहीं किया जा रहा है, उसके लिए मौखिक रूप से रजिस्ट्रार कार्यालय से हमको इस बात का संज्ञान है कि हम अगर कोई दस्तावेज यहाँ से भेजते हैं तो उसकी रजिस्ट्री वो नहीं कर रहे हैं। एक मिनट आपको रुकूंगा यहाँ पे। आपका सब कुछ सही चल रहा था, लीज एग्रीमेंट था, सब कुछ सही चल रहा था, तो डीड रजिस्ट्री करने की क्या जरूरत पड़ी? नहीं, लीज एग्रीमेंट राजस्व कानून में कोई शब्द नहीं है। अनुबंध, लीज का अनुबंध नहीं होता, लीज का रजिस्ट्री के लिए लीज का डीड करना पड़ता है। हाँ। और डीड करने को लेकर ये भिलाई इस्पात संयंत्र के माध्यम से जब लीज पर 5 चरणों में मकान दिया गया, ये लीज की एग्रीमेंट से डीड पे जा रहे थे आप। हाँ। ये जब ये लीज शब्द आया कहाँ से, इसको समझना पड़ेगा। जी, भिलाई इस्पात संयंत्र को रेल मिल के आधुनिकीकरण के लिए लगभग 200 करोड़ रुपए की आवश्यकता थी वर्ष 2001 में। जी, देश का कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भिलाई इस्पात संयंत्र को जी बोलती जाइए आर्थिक रूप से पैसा उपलब्ध कराने को लेकर तैयार नहीं था। तो सेल ने
रेल मिल के आधुनिकीकरण को लेकर ये तय किया कि अपनी संपत्ति को बेचकर 200 करोड़ रुपए इकट्ठा करेगा और 200 करोड़ रुपए जो इकट्ठा होगा रेल मिल के आधुनिकीकरण में वो लगाए जाएंगे। तो सेल के पास संपत्ति कौन सी थी? अपने मकान। तो अपने मकान को जो 36,000 मकान भिलाई में है टाउनशिप में, उसमें 25% मकान वो बेचेगा, वो तय करके 5 चरण में लीज का लागू किया स्कीम को लागू किया गया जी। और उसको शीर्षक दिया गया कि अधिकारी कर्मचारियों के लिए लीज पर मकान सेल देगा, हाउस लीज। 5 चरण में मकान को दिया गया। 5 चरण के मकान को देने को लेकर उसने एचडीएफसी से उसका मूल्यांकन कराया। भूमि और मकान 2000 वर्ग फीट से कम वो बेचेगा, उससे ज्यादा नहीं। 2000 से कम वर्ग फीट के जो भूमि और मकान है उसको बेचेगा। जो मकान 2000 वर्ग फीट से कम है उसके साथ भूमि को बेचेगा। अच्छा। सेक्टर 1 से लेकर सेक्टर 10 रिसाली, रुआ, बांदा, मरुदा, सारे सेक्टरों में ये स्कीम लागू होगी। डायरेक्टर बंगला इससे अछूता रहेगा। जो जहाँ पे सेक्टर 9 चौक के उधर है आगे, डायरेक्टर बंगला जहाँ पे डायरेक्टर इंचार्ज, एमडी, ईडी रहते हैं, वो इससे अछूता रहेगा। जी। और इसको बेचने को लेकर स्कीम में प्रभावित लोगों के साथ उसने 50 रुपए, 75 रुपए, 100 रुपए के एग्रीमेंट पे अनुबंध किया, समझौता हुआ। जी। अनुबंध करने, ये भी बताइएगा कि 50 रुपए वाले में कौन थे, 75 रुपए वाले में कौन थे, और 100 अलग अलग वर्ग फीट के लोग अच्छा, के लिए जिस हिसाब से बढ़ता गया उस हिसाब से स्टाम्प ड्यूटी रेट भी बढ़ता है। स्टाम्प ड्यूटी नहीं है जी, स्टाम्प की जो रेट नहीं, ये स्टाम्प ड्यूटी नहीं है जी। ये 50 रुपए, 75 रुपए, 100 रुपए के स्टाम्प पेपर में अनुबंध किया गया कि मैं ये मकान मेरे पिता स्वर्गीय शैलेंद्र नारायण मिश्रा को भिलाई इस्पात संयंत्र सेल के द्वारा बेचा जा रहा है जी। और उसमें एक उल्लेख किया गया उस अनुबंध में कि यह कि संयंत्र प्रबंधक पट्टादाता जी ने अलॉटमेंट ऑफ कंपनी क्वार्टर ऑन लॉन्ग टर्म लीज बेसिस में 4 नियम शर्तों का उल्लेख किया था, जिसमें मुख्य शर्त क्रमांक 3 निम्न अनुसार है जी। क्या है वो? यू शैल हैव टू कंप्लीट द फॉर्मेलिटीज for execution and registration of lease agreement in the prescribed format as and when you are directed to do so by the management of sale BSP। इसका मतलब ये है कि BSP इस एग्रीमेंट को करने के पश्चात समय सीमा के अंतर्गत आपको एक प्रेस्क्राइब फॉर्मेट देगा जी जी, जिसको लेकर आप रजिस्ट्रार कार्यालय जाएंगे और अपना रजिस्ट्रेशन, ये उस समय बातें लिखी थी। हाँ, ये लिखा हुआ है उसमें है। प्रिस्क्राइब फॉर्मेट देगा बीएसपी, जिससे रजिस्ट्री ऑफिस जाना है, जिसको लेकर आप रजिस्ट्रार ऑफिस जाएंगे और उसके साथ बीएसपी का अफसर भी जाएगा जो लेसर के रूप में वहां हस्ताक्षर करेगा जी, और आप रजिस्ट्री कराएंगे जी। ये फॉर्मेट उस समय देना था। 2001 से लेकर 2003 के 5 चरणों के स्कीम में प्रिस्क्राइब फॉर्मेट देना था। 2003 से लेकर 2023 तक भिलाई इस्पात संयंत्र ने ये प्रेस्क्राइब फॉर्मेट दिया ही नहीं दिया। 2003 से क्यों नहीं दिया फॉर्मेट? ये बड़ा सवाल है। मतलब क्या प्रॉब्लम, बीएसपी क्या प्रॉब्लम था, उसको तकलीफ क्या थी? नहीं, बीएसपी ने फॉर्मेट दिया। हाँ, उस फॉर्मेट को रजिस्ट्रार कार्यालय ने मौखिक निर्देश के तहत रजिस्ट्री नहीं करने को लेकर उस फॉर्मेट को मान्यता क्यों नहीं दी? मौखिक निर्देश था। भिलाई इस्पात संयंत्र जो अपना मकान बेच रहा है, हाँ, अपनी जमीन बेच रहा है, वो पर्पस के तहत अधिग्रहित की गई थी कि उद्योग के लिए आपको ये जमीन अधिग्रहित करके दिया जा रहा है। आप कोई कॉलोनाइजर के बिहेवियर में आप कोई कॉलोनी बना के बेच नहीं सकते जी। तो लेकिन कर्मियों के लिए जरूरी था मकान, कर्मियों के लिए जरूरी थी आवास, तो उन्होंने बनाए हैं। कर्मियों के लिए बनाए हो आप उसको बेच नहीं सकते हो जी। इसलिए रजिस्ट्री ने अपने हाथ खींच रखे थे। रजिस्ट्रार ने मौखिक निर्देश पर उसका रजिस्ट्री बंद करके रखा हुआ।
अब इसमें थोड़ा सा इतिहास में जाना पड़ेगा जी। भिलाई इस्पात संयंत्र ने हुडको की एक टाउनशिप का निर्माण किया, उसमें 2000 मकान बना के अपने अधिकारी कर्मचारियों को लॉटरी बेसिस पे आवंटित करके बेचा। उस मकान को बेचने के मामले में भिलाई इस्पात संयंत्र योजना बनाया जिसमें LIG, MIG 1, MIG 2 और HIG ये इन प्रकार के मकानों का निर्माण करके बेचा। लगभग 2000 मकान उसमें बनाए गए। 2000 मकान बनाने के पश्चात 1985 में 24 मकानों की रजिस्ट्री हुई। 1985 में 1985 से लेकर 1990 तक 24 मकानों की रजिस्ट्री हुई। 24 मकान की रजिस्ट्री के पश्चात पुरखराज मारू साहब कलेक्टर थे, उनने मौखिक एक आदेश जारी कर दिया कि BSP के मकानों की हुडको में रजिस्ट्री अब नहीं होगी। वो रजिस्ट्री 1990 के बाद 2008 में हुई। कैसे हुई? पूरे के पूरे हुडको को BSP ने नजूल को ट्रांसफर किया और नजूल को ट्रांसफर करने के पश्चात उस निर्माण को जो हुडको के रूप में है 2000 मकान को मलबा मानकर रजिस्ट्री किया गया ताकि 1985 का जो रेट है जी प्रीमियम का उसके आधार पे रजिस्ट्री जी होगी तो लोगों को पैसा कम लगेगा, राहत मिलेगी। तो अभी जो 4500 मकान है जिसकी रजिस्ट्री होना है जी, उसके लिए मैं जब आवेदक हुआ जी तो मेरे द्वारा ये बताया गया न्यायालय को कि मेरे को प्रेस्क्राइब डॉक्यूमेंट BSP नहीं दे रहा है, इसलिए मेरी रजिस्ट्री नहीं हो रही है। तो BSP उसमें रजिस्ट्री करने को लेकर न्यायालय के समक्ष सहमति प्रदान किया और उस सहमति के आधार पर SDM कोर्ट ने एक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया कलेक्टर को और कलेक्टर को प्रतिवेदन प्रस्तुत करने को में उल्लेख किया कि BSP रजिस्ट्री को लेकर सहमत है, आगे आप स्टैंडिंग ऑर्डर आदेश जारी करके रजिस्ट्री को BSP से चालू कराया जाए। तो उसी के तहत ये कार्रवाई हुई और रजिस्ट्री चालू हुई और अभी रजिस्ट्री हो रही है। बस ये जरूरी था, मतलब लीज एग्रीमेंट से डीड में रजिस्ट्री करना जरूरी था? क्यों जरूरी था आपके लिए? मतलब ऐसा क्या करने वाले थे आप अपने घर? कोई भी लीज जो है जी, कोई भी लीज लेसर के द्वारा, लीज दाता द्वारा हाँ, जब किया जाता है तो उसका लीज डीड बनता है, एग्रीमेंट नहीं बनता जी। लीज डीड हाँ, मतलब पट्टे का इकरारनामा, इसको इकरारनामा बोलते हैं, पट्टे का इकरारनामा। ठीक है। और ये इकरारनामा का पंजीयन कराया जाता है। उस पंजीयन में राज्य शासन को मुद्रांक शुल्क प्राप्त होता है और वो जो पंजीयन कराया जाता है वो पंजीयन स्वत टाइटल का डॉक्यूमेंट है जिसको पूरे देश में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी मानता है। नहीं, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी खारिज नहीं कर सकता। उसको स्वत का निर्णय अगर परिवर्तित करना है तो जिला न्यायालय ही कर सकता है। ठीक है। तो लीज एग्रीमेंट से डीड होना काफी जरूरी था? डीड होना जरूरी नहीं था, हाँ। डीड ही लीज का कानूनी दस्तावेज है जिसका पंजीयन होना जरूरी था, कराया जाना जरूरी था। ऐसे ही पूरे देश में नगर निगम भिलाई में पहले लीज डीड किया जाता है, उसके बाद उसका पंजीयन कराया जाता है जी। अब 30 वर्ष के लिए लीज का डीड होगा, उसका नवीनीकरण 2 बार। लेकिन हम तो 22 साल पहले लीज लिए थे और डीड अभी करा रहे हैं, रजिस्ट्री अभी करा रहे हैं। नहीं, लीज 22 साल पहले हमने लीज एग्रीमेंट हमारे पिता के तो जो तारीख है, जो अभी जो डीड रजिस्ट्री हो रही है, ये बैक डेट पे हो रही है कि आज की तारीख में हो रही है? आज की तारीख में होगी। और जैसा मैं 2001 का अगर आवेदक हूं, हाँ, मैं 2001 का एग्रीमेंटेड वैल्यू हूं, हाँ, तो मेरा जो लीज का तारीख रिन्यूअल का होगा 2031 में होगा। अच्छा, उसी वापस चले जाएंगे? ऐसा नहीं कि आज की तारीख में लीज डीड हो रही तो आज से 30 साल ऐसा आगे होगा, ऐसा नहीं। आज की तारीख में लीज का डीड रजिस्ट्री करने को लेकर BSP ने सहमति प्रदान किया जी, तो लीज डीड कर रहा है, उसका हम पंजीयन करा रहे हैं। हाँ, अब पंजीयन करा रहे हैं तो लोग प्रश्न खड़ा कर रहे हैं कि इसका B1 क्यों नहीं? बड़ा सवाल है, इस पे आने वाले थे कि B1
B1 क्योंकि रजिस्ट्री के समय B1 B2 क्यों नहीं है? हाँ, B1 क्यों नहीं है, B2 क्यों नहीं है, इस पे भी आप बताइएगा कि B1 इसमें खसरा नंबर क्यों नहीं है? खसरा नंबर क्यों नहीं है? इसमें कलेक्टर गाइडलाइन पे रजिस्ट्री क्यों नहीं हो रही है? क्यों नहीं हो रही है? कलेक्टर गाइडलाइन। और प्रमाणीकरण की कुछ लोग बात कर रहे थे। प्रमाणीकरण रजिस्ट्री की हो रही तो प्रमाणीकरण क्यों नहीं हो रही है? बिल्कुल ठीक है, प्रमाणीकरण पे भी आएंगे। ठीक है, और एक विषय और है कि अगर लीज हो रहा है, रजिस्ट्री हो रही है, तो क्या इस रजिस्ट्री को हम भवन मालिक मान ले, खुद का स्वामित्व मान ले? स्वत हाँ, नहीं, वो एक सामान्य बोलचाल। हाँ, बिल्कुल मालिक भवन है ना, भवन मालिक मान ले, भवन मालिक। और ये भी बोल रहे हैं लोग कि इस प्रॉपर्टी के बेस पे आप लोन ले सकते हैं। कल तक हल्ला है, अब पता नहीं आप क्लियर करोगे इसके कि लोन ले सकते के लिए। बैंक लोन, बैंक लोन, ठीक है। अब इस पे सबसे पहले आपको ये तय करना पड़ेगा कि भिलाई इस्पात संयंत्र का टाउनशिप जो है जी, वो टाउनशिप में भूमि विकास नियम 1984, नगर तथा ग्राम निवेश 1973 जी, नगर तथा ग्राम निवेश 1973 के साथ नगर निगम नियम अधिनियम 1956 टाउनशिप पे लागू है कि नहीं है जी। विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण से लेकर नगर निगम भिलाई तक भूमि विकास नियम 1984, नगर तथा ग्राम निवेश 1973 और नगर निगम नियम अधिनियम 1956 भिलाई टाउनशिप पे लागू है। अब भूमि विकास नियम 1984 क्या कहता है? भूमि विकास नियम 1984 ये कहता है कि कोई भी लीज लेसर के द्वारा, लीज दाता द्वारा किया जाएगा तो वो 30 वर्ष के लिए होगा। उसका रिन्यूअल 30 वर्ष के लिए और किया जाएगा। इसके पहले 99 वर्ष को लेकर लीज 1998 के पहले राजस्व कानून में किया जाता था और अब 30 वर्ष के लिए किया जा रहा है। भूमि विकास नियम 1984 में इस प्रकरण में खसरा नंबर नहीं है। उस समय 84 में इस प्रकरण में अभी वर्तमान में खसरा नंबर नहीं है। नगर निगम के लीजी प्रॉपर्टी में ब्लॉक प्लॉट का उल्लेख होता है, ब्लॉक नंबर, ये प्लॉट नंबर। हाउसिंग बोर्ड के लीजी प्रॉपर्टी में ब्लॉक प्लॉट का उल्लेख होता है। ठीक है। और चूंकि टाउनशिप में भी अधिग्रहण एक मुश्त किया गया था और उसका निर्माण योजना के तहत सड़क और क्वार्टर नंबर के साथ किया गया, इसलिए इसमें सड़क और क्वार्टर नंबर है। ठीक है, ये शहरी में है और इसलिए प्लॉट नंबर उस समय हुआ था, इसलिए प्लॉट आ रहा है, प्लॉट आ रहा है, प्लॉट आ रहा है, ब्लॉक आ रहा है, ब्लॉक आ रहा है, प्लॉट आ रहा है, सड़क आ रहा है, सड़क आ रहा है, क्वार्टर नंबर आ रहा है। यही चीज अगर जेवरा सिरसा में होता तो खसरा नंबर आता। एग्जांपल के तौर पे जेवरा सिरसा होता, शांति नगर होता, या फिर कोका होता, कुरुद होता, तो आपका और वो प्रकरण का सीमांकन होता। उसमें ये भी होता, खसरा नंबर होता, खसरा नंबर होता, साहू जी के घर के पीछे मकान के बगल उसकी चौहद्दी बनती, चौहद्दी बना के आपको सीमांकन, आपके सामने कोने, पीछे कोने, अगल बगल कोने। वो चूंकि नगर निगम भिलाई में भी योजना के तहत जितने भी आवंटन किए गए ब्लॉक प्लॉट के हिसाब से, वो खसरा नंबर के। और क्यों किए गए ब्लॉक प्लॉट के हिसाब से? क्योंकि 1920 एकड़ भिलाई इस्पात संयंत्र ने विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण को ट्रांसफर किया एक बार, 1920 एकड़, फिर 250 एकड़ ट्रांसफर किया। उस पे योजना बना के नगर निगम और विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण ने कार्रवाई की। तो जैसे वहां ब्लॉक प्लॉट है, वैसे यहाँ भी ब्लॉक प्लॉट है, टाउनशिप है, बसाया हुआ शहर है, प्लानिंग के तहत बसाया गया है, प्लानिंग के तहत। ठीक है, इसलिए यहाँ पे B1 का सवाल नहीं उठता। बिल्कुल, ये भी पॉइंट क्लियर हो गया, क्योंकि यहाँ पे शुरू से ही खसरे का भी सवाल नहीं उठता। खसरा, B2 भी वही है ना, एक ही चीज है, B1 B2 और खसरा, ये खसरा, क्योंकि खसरा इन प्रकरण में जो आप प्रमाणीकरण की बात कर रहे हो, वो प्रमाणीकरण जो है वो लीज का पंजीयन ही प्रमाणीकरण है जी। तो ये भी नहीं होता, B2 भी नहीं होता, खसरा का सवाल ही नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। कलेक्टर गाइडलाइन की बात हो रही है। भिलाई स्टील प्लांट के टाउनशिप एरिया में कलेक्टर गाइडलाइन में व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को लेकर कलेक्टर गाइडलाइन घोषित है। व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को लेकर टाउनशिप में जो मकान है उस पे नहीं है। वो इसलिए नहीं है कि वो भिलाई इस्पात संयंत्र ने अपने कर्मचारी अधिकारियों के लिए दिया था। ओके, तो लेकिन जो दुकानें हैं, उसका जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, जो कोचिंग है, उसका कलेक्टर गाइडलाइन घोषित है। हाँ, तो कलेक्टर गाइडलाइन में इसलिए रजिस्ट्री नहीं हो सकती क्योंकि
मकानों के मामले में कलेक्टर गाइडलाइन घोषित नहीं है जी, मकानों के लिए नहीं है। अब मकानों की रजिस्ट्री करना तो उसका आधार मकानों क्या के लिए होगा? क्यों नहीं है? क्योंकि इस मकान को बेचना नहीं है। बेचना नहीं था। हाँ, कोई योजना ही नहीं थी। मकानों के लिए नहीं है कलेक्टर गाइडलाइन, सिर्फ व्यवसाय के लिए है। व्यवसाय के लिए, चूंकि वो दूसरे को, अपने अधिकारी कर्मचारी छोड़ के दूसरे को, थर्ड पार्टी को दिया जाता है। और लिए भी है टाउनशिप में, चाहे सेक्टर 1 हो, चाहे कहीं भी, पूरा मार्केट, कहीं भी कहीं। जी, व्यवसाय के लिए लागू है। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया। यहाँ पे लागू ही नहीं था। लागू नहीं है। हाँ, था नहीं जी, लेकिन मकानों के लिए नहीं है। अब इसके लिए, लीज के लिए, रजिस्ट्री के लिए क्या फार्मूला होगा? अगर कलेक्टर गाइडलाइन रेट नहीं है कैसे तो, तय कर रहे हैं? कलेक्टर गाइडलाइन नहीं है तो क्या फार्मूला जो होगा? मकान है उनके लिए, तो उसमें जो प्रीमियम संपूर्ण हमारे से ले लिया गया था, प्रीमियम का मतलब मकान और भवन की कीमत जो एचडीएफसी ने उस समय तय की थी, उस समय तय किए थे, उसका संपूर्ण राशि हमारे से ले लिया गया। उसका ग्राउंड रेंट कैलकुलेट करके हमारे से, ग्राउंड रेंट का मतलब भूभाटक, हाँ, भूभाटक हमसे लिया गया। उसके आधार पर रजिस्ट्री की राशि तय की जा रही है, राशि की गणना की गई है, उसको आधार मानकर। ठीक है, क्योंकि कलेक्टर गाइडलाइन यहाँ है नहीं। तो अब कुछ तो तय करना पड़ेगा, कुछ नहीं, कुछ लेना पड़ेगा, कुछ नहीं। हाँ, जो कानून में है वो ले रहे हैं। तो प्रीमियम की संपूर्ण राशि प्लस भूभाटक, जी, प्रीमियम की संपूर्ण राशि प्लस भूभाटक, प्रीमियम की संपूर्ण राशि प्लस भूभाटक। ठीक है, प्लस भूभाटक। अब प्रीमियम की संपूर्ण राशि हमारे से लिया गया 2001 में। कितना लिए थे? किसी से 5 लाख, किसी से 3 लाख, किसी से 10 लाख, जो भी लिया गया हो, वो वर्तमान में रजिस्टर्ड हो रही है, अभी हो रही रजिस्टर्ड। तो पूर्व की गणना किया हुआ प्रीमियम वर्तमान में कैसे कानून का स्वरूप लेगा? तो हमारे से बीएसपी एक हमको सर्टिफिकेट देगा आज दिनांक पे कि आपके द्वारा संपूर्ण राशि प्रीमियम के साथ भूभाटक की अदा कर दी गई है, दिया गया है। इसलिए आप 6 महीने के अंतर्गत इस प्रीमियम प्लस भूभाटक के आधार पे आप गणना करके जी, आप जाके रजिस्ट्री कराएं। जी, एक मिनट, साइलेंट कर दिया था फोन? हाँ, साइलेंट कर ले। जी, ठीक है, B1 भी हो गया, B2 भी हो गया, खसरा की बात हो गई, गाइडलाइन वाली बात भी हो गई, और आपने ये भी बता दिया कि ये रेट कैसे तय किया जा रहा है, रजिस्ट्री के लिए जो पैसे कितने दे रहा है। अभी 26,000 के आसपास कुछ लग रहे हैं। नहीं, 26,000 अलग अलग, वो तो सबके अलग जैसा जिसका प्रीमियम ग्राउंड रेंट रहेगा उसके बिल्कुल, हिसाब से राशि तय। प्रमाणीकरण की बात भी स्पष्ट हो गई। बिल्कुल। बैंक लोन मिलेगा कि नहीं इस रजिस्ट्री के बाद, ये बड़ा सवाल है। राजस्व कानून से ऊपर, नगर निगम के कानून से ऊपर, नगर तथा ग्राम निवेश के कानून से ऊपर भिलाई इस्पात संयंत्र नहीं है। क्यों नहीं है? आप कागज है आपके पास? हाँ, बिल्कुल। 1976 का डॉक्यूमेंट है कि आपके ऊपर। हाँ, नगर तथा ग्राम निवेश 1976 में क्या हुआ था? 1976 में राज्य शासन ने भिलाई इस्पात संयंत्र के संपूर्ण क्षेत्र पे नगर तथा ग्राम निवेश 1973 का कानून लागू होगा, इसका एक आदेश जारी किया था। 1976 में आदेश जारी हुआ था कि संपूर्ण टाउनशिप में स्थानीय सरकार क्या लिखा? विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण के अंतर्गत आप, विशेष क्षेत्र यानी कि साडा के अंतर्गत आप शामिल हैं, और आप पे नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 लागू होगा। लागू हुआ है एक्ट। तो 1973 का नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम कानून क्या है? 1973 का क्या है वो बताओ पहले आप। वो कानून ये है कि आपका जो टाउनशिप है वो कैसा होगा। ठीक, प्लानिंग की गई थी, प्लानिंग करना है तो नहीं, आपका टाउनशिप कैसा होगा, उसमें कौन कौन से किस प्रकार का आपको बंधनकारी विषय होगा। तो आपका टाउनशिप का जो भी निर्माण होगा उसकी अनुज्ञा विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण से लेंगे। अनुज्ञा ने की परमिशन, जो बिल्डिंग परमिशन लेते, जो भी आप स्वयं भवन अनुज्ञा जी, अनुज्ञा साडा से लेंगे करके आदेश, साडा से लेंगे। हाँ, यानी कि बीएसपी ने लिया नहीं, साडा से लेंगे। हाँ, भवन पूर्णता भी आप साडा से लेंगे। हाँ, और अगर आपके निर्माण में कोई वायलेशन होगा तो वो भी आप समझौता शुल्क के तहत उस पर कार्रवाई करेंगे। और बीएसपी ने अपने निर्माण को लेकर भी साडा से परमिशन लिया।
अच्छा, जब इन्होंने स्ट्रक्चर खड़े किया होगा, जो भी बनाया, प्लांट से जो भी बनाया, हाँ, सबकी अनुमति निगम से उस समय साड़ा था उससे लिया। वर्तमान में निगम से ले रहा है, अभी निगम से। हाँ। अच्छा, बीएसपी प्लांट के अंदर कोई एक मकान नहीं बनते हैं तो शायद उसके लिए परमिशन लेना पड़ता है। अभी ले रहा है, अभी भी लेता है ना, बीएसपी लेता है। एनएसपीसीएल की कॉलोनी बनी, उसका परमिशन लिया। शिप की अनुमति निगम से लेती है, निगम से लिया जाता है। एनएसपीसीएल की रुआबांदा में कॉलोनी बनी, उसको लिया। हाँ, एनएसपीसीएल का एक जनरेटर का कोई वो निर्माण होना था, उसका लिया। प्रेक्सियर का प्लांट बना, ऑक्सीजन प्लांट, अपने एग्जिस्टिंग ऑक्सीजन प्लांट को बंद करके उसका लिया। जेपी सीमेंट का कारखाना बना, उसका लिया। अंदर में अगर एक ईंट भी रखते हैं तो उसकी परमिशन लेनी पड़ेगी निगम से। उस समय साड़ा था, अब निगम हो गया है, क्योंकि स्थानीय सरकार है ये। बिल्कुल। ठीक है, यहाँ पे भी आ गए अपन। ठीक है, 1973 वाला एक्ट लागू हो गया है। 1973 भी लागू हो गया। भूमि विकास नियम 1984 भी आपके ऊपर लागू है। हाँ। और आपके ऊपर नगर तथा ग्राम निवेश के साथ नगर नियम अधिनियम 1956 भी लागू। अच्छा, 1956 जो निगम एक्ट है जो वो लागू है। ठीक है, ठीक है। तो अपन ये अब लोन मिलेगा कि नहीं मिलेगा? लोन को लेकर नगर निगम खुद के लीज प्रॉपर्टी में अगर किसी को लोन लेना है, मैं नगर निगम से अगर कोई प्रियदर्शनी नगर में भूखंड लिया, खरीदा, उस पे मकान बनाया और मैं लोन का प्रकरण बनना चाहता हूं, तो मैं नगर निगम को आवेदन देता हूं कि मेरे को ये आपकी प्रॉपर्टी जो है, हाँ, इसको मॉर्टगेज करना है, जिसको आपने मेरे को 30 साल के लिए दिया है। हाँ, तो नगर निगम करता क्या है कि हमको एक अनापत्ति प्रमाण पत्र दे देता है, और हम एनओसी जिसको बोलते हैं, अनापत्ति प्रमाण पत्र देता है, हम उसको हमें कोई आपत्ति नहीं है। हाँ, हम क्यों देता है? क्योंकि वो लीज दाता है और हम लीजी हैं, क्योंकि प्रॉपर्टी उसकी है, निगम की है। निगम की प्रॉपर्टी है। 30 साल के लिए हमको दिया है, 30 साल बाद रिन्यूअल करेगा तब हम उसके वापस मालिक हो पाएंगे। ठीक है। नहीं करेगा रिन्यूअल तो वापस वो मालिक हो जाएगा। ठीक है। तो अनापत्ति प्रमाण पत्र देगा। अब भिलाई इस्पात संयंत्र अगर लीज के एग्रीमेंट में जो उसके द्वारा किया गया है 5 चरणों में, उसमें लिख दिया है कि आप इसको मॉर्टगेज नहीं रख सकते। मॉर्गेज नहीं रह सकते, लिख दिया है, लिख दिए हुए है। उसमें साथ साथ में यह भी लिखा था कि 150 स्क्वायर फीट से ज्यादा इसको बना नहीं सकते आप। ये बीएसपी ने लिखा है। लेकिन कानून में 150 स्क्वायर फीट का परमिशन देने का अधिकारी बीएसपी के पास नहीं है। तो कहां से वो रोक लगा अनुबंध और राजस्व कानून में मॉर्टगेज रखने का ये एक्ट में है ना कि अच्छा, ये तो है 1973 और 76 वाला एक्ट है। बिल्कुल कि 76 में पत्र है, एक्ट नहीं, सॉरी, हाँ, 84 और 56 का प्रावधान है। कि जो निगम का प्रावधान वो वहां लागू होगा। बिल्कुल। यानी कि बिल्डिंग परमिशन देने का अधिकार बीएसपी को नहीं है, तो रोक लगाने का अधिकार भी नहीं बनता। रोक से लेकर दंड पेनल्टी का भी अधिकार उनके साथ नहीं है। ओके। पेनल्टी सरकार लगा सकती। देश में 3 प्रकार की सरकार है जी। एक देश की सरकार जी, जो लोकसभा राज्यसभा से कानून बना आज की तारीख की बात करें, मोदी जी की सरकार। हाँ जी, ठीक है, देश की सरकार। एक प्रदेश की सरकार, भूपेश की सरकार जी, और एक स्थानीय सरकार, नीरज पाल की सरकार जी, राज्य सरकार, भूपेश की सरकार, भूपेश जी की सरकार है। चलिए, और ये तीसरा जो है स्थानीय सरकार, स्थानीय सरकार, जिसे हम शहर सरकार कहते हैं। शहर सरकार, स्थानीय सरकार, ठीक है, नीरज पाल जी की सरकार। ठीक है, ये 3 सरकार ये किसी पे दंड आरोपित कर सकती है। ठीक है। और दंड आरोपित और कौन कर सकता है? न्यायालय कर सकता है जी। अब भिलाई के मामले में, भिलाई टाउनशिप के मामले में दंड कैसा तय होता है कि दंड, आपने ये वायलेशन किया, इसका दंड इतना है और वो आपको हर एक साल देना पड़ेगा। जी। अगर मैं गाड़ी गलत चलाता हूं तो मेरे को रोक के चालान करेगा, तो चालान पटाने के साथ मैं दंड से मुक्त हो जाता हूं ना, अपराध से मुक्त हो जाता हूं जी। तो मैं दंड पटाने के बाद भी अपराध से भिलाई टाउनशिप के मामले में मुक्त नहीं हो सकता। उसको मेरे को हर एक साल पटाना है। ये बीएसपी का अपना फार्मूला है, अपना फार्मूला है, जो कानून नहीं है। कानून नहीं है वो, कानून नहीं, क्योंकि उन्होंने तरीका बना रखा कि यार लेना है तो है। अब वो सिस्टम, जैसे 150 स्क्वायर फीट पे आप निर्माण करोगे जी, भाई, मकान आपने भवन के साथ भूमि दिया, तो निर्माण तो मेरे को जो अधिकार 1956 के नगर निगम अधिनियम में मिला हुआ है, नगर तथा ग्राम निवेश के 1973 में मिला हुआ है, भूमि विकास नियम 1984 में मिला हुआ है, उसके तहत करूंगा ना। तो वो क्या है व्यवहार में?
अगर मेरे को आवासीय निर्माण करना है तो कुल भूमि का 50% में निर्माण का सेटबैक के नक्शे के साथ जी मैं निर्माण कर सकता हूँ। निर्माण के दरमियान मेरे को कोई वायलेशन होता है तो 10% के अंतर्गत है तो उसका रेगुलराइजेशन आजकल शुरू हो गया है। नगर निगम कर सकता है। और व्यावसायिक में 100% निर्माण भूमि के विरुद्ध में 80% निर्माण कर सकता हूँ। 8% वायलेशन माना जाएगा, रेगुलराइज किया जाएगा। हाँ। लेकिन वर्तमान में छत्तीसगढ़ सरकार ने नियमितीकरण को लेकर एक एग्जम्प्टेड कानून बनाया हुआ है जो वर्तमान में लागू है कि 100% निर्माण का भी वो नियमितीकरण प्राधिकरण समिति करेगी जी। उसके तहत नगर निगम भिलाई में कार्रवाई चल रही है। तो मेरे निर्माण का नियमितीकरण मैं स्वतः मतलब टाइटल बनने के बाद मैं नगर निगम में आवेदक होकर करा सकता हूँ। करा सकते हो, नगर निगम में करा सकते हो। नगर निगम में बीएसपी के पास जाने के बाध्य नहीं है। बीएसपी को तो बिल्डिंग परमिशन देने का अधिकार ही नहीं है। अधिकार ही नहीं है, ठीक है। बिल्डिंग ऑफिसर और जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र अधिकारी ये गजेटेड होता है जी। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर गजेटेड नहीं होता। बिल्कुल। नगरीय निकाय के मामले में बिल्डिंग ऑफिसर और डेथ एंड बर्थ रजिस्ट्रेशन मैरिज सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन ऑफिसर गजेटेड होता है, ठीक है। तो भिलाई इस्पात संयंत्र का कौन अधिकारी गजेटेड है भवन अनुज्ञा या नियमितीकरण के लिए ये बताया भिलाई इस्पात संयंत्र का। टाउनशिप के आदमी को भी जाके भिलाई इस्पात संयंत्र का कौन अधिकारी गजेटेड है भवन को के नियमितीकरण को लेकर? अभी तक तो मैंने नहीं सुना कि फलाना आदमी बलवान अधिकारी है, कोई नहीं है। बस एक एनओसी लेनी पड़ती है। एनओसी भाई आपको बता रहे हैं, सूचना देनी पड़ती है। उसने तो ये स्कीम लागू करते समय बोला है कि मेरे ऊपर नगर निगम एक्ट के प्रावधान लागू होंगे। दिखाइए वो कागज जिसपे साफ साफ शब्द लिखे, जिसपे बहुत कंफ्यूजन हो रहा है लोगों को। लोग ये बोल रहे हैं कि बीएसपी के ऊपर निगम का कोई प्रावधान लागू नहीं है। ये लिख भवन लीज पर दिए जाने के पश्चात, कॉपी को दिखा दे थोड़ा सा जी। 17 नंबर बिंदु है ना, पढ़िए। ये वो बिंदु है जो तारीख हुआ था भिलाई स्टील प्लांट के बीच में संबंध की कार्रवाई बैठक में तय किए गए थे। भवन लीज पर दिए जाने के पश्चात यदि कोई पट्टेधारी नए अथवा अतिरिक्त निर्माण कार्य करना चाहता है तो इसके लिए स्टील प्लांट के टाउनशिप मैनेजर से अनुमति लेनी होगी। जो हम बात करते हैं कि जो एनओसी लेते हैं, बिल्कुल एनओसी लेनी होगी। नगर निगम नगर पालिका के प्रावधानों के अनुरूप ही होगा, वो एनओसी उनके अनुरूप होगा, प्रावधानों के अनुरूप होगा। यह व्यवस्था शीघ्र ही सेल के बोर्ड द्वारा अनुमोदित कर दिया जाएगा, कर दिए गए होंगे उस समय। और ये जो प्रावधान है नगर पालिका निगम के प्रावधानों के अनुरूप ही होगा। ये अपने आप में बड़ी लाइन है। नहीं, अनुरूप होगा क्योंकि वो कानून में बाध्य है ना। 1956 जो एक्ट है उसके अनुरूप होगा। ये नगर पालिका निगम अधिनियम 1956 का एक्ट है। और 1956 के एक्ट में 150 स्क्वायर फीट का परमिशन देने का कोई मामला नहीं है। और ये बीएसपी में लागू होता है 1956 एक्ट, क्योंकि नगर पालिका निगम अधिनियम भिलाई के क्षेत्र में आता है, भिलाई के निगम में। ठीक है, ये क्लैरिटी हो गई। अब लोन का जहां तक आप सवाल खड़ा कर रहे हो, वो लोगों में बहुत लोन के लिए मैं आवेदक होऊंगा जी। आप आवेदक है वशिष्ठ मिश्रा जी भिलाई इस्पात संयंत्र को कि आप मेरे लेसर हैं, मैं आपका लीजी हूँ जी, ठीक है। मेरे को आप लीज धारक हैं? लीज धारक है। और आपके पास बीएसपी का लीज वाला मकान है? नहीं, मैं लीज डीड के साथ मेरे को टाइटल मिल गया है, ये हो गया है, ये लीज डीड के साथ मेरे को टाइटल मिल गया। तो मैं आवेदक होऊंगा कि मेरे को आपके द्वारा बेचा गया मकान जिसका संपूर्ण प्रीमियम और ग्राउंड रेंट मेरे द्वारा अदा किया गया है, इसको मैं बैंक में मॉर्गेज रखना चाहता हूँ। और चूंकि लेसर आप हैं, प्रथम मालिक आप हैं, लीज दाता आप हैं, तो आपको अनापत्ति प्रमाण पत्र देने पर ही मेरे को लोन मिलेगा। तो आप मेरे को अनापत्ति प्रमाण पत्र दोगे, ठीक है। इसके लिए ये होना जरूरी है आपके पास? नहीं, अनापत्ति प्रमाण पत्र आप डिनाई करोगे कि नहीं देंगे, क्योंकि आपको हमने एग्रीमेंट में लिखा है कि आप इसको मॉर्गेज नहीं रख, बोल ही देंगे बीएसपी वाले, मॉर्गेज नहीं रख सकते। हाँ, तो मॉर्गेज मैं लेसर के लीजी होने के नाते कानून में अपने भूमि और भवन को मॉर्गेज रखने का अधिकार रखता हूं कि नहीं रखता हूं? हाँ, आपको तो आपके खिलाफ मैं जाऊंगा थाने में। अच्छा, अगर बीएसपी मना कर दे तो कोर्ट जा सकते हैं? थाने जा सकते हैं? थाने जाऊंगा, थाने चले जाओगे? मेरे पिता को आपने मकान बेचा था जो वर्तमान में मेरे नाम से कर दिया गया है और लीज डीड का मैंने रजिस्ट्री करा लिया है, मेरे को इसको मॉर्गेज रखना है। तो आप इसको मॉर्गेज रखने को बोलते हो कि आपको मॉर्गेज रखने का अनुमति
नहीं है, नहीं है। ये बीएसपी बोल रहा, अभी भी बोल रहा, आपने उसमें लिखा नहीं, है? लिखा तो 150 स्क्वायर फीट से ऊपर बनाने का भी है। हाँ। पूरा शहर बना लिया। हाँ, क्या किया बीएसपी? कुछ नहीं कर पाया। तो मॉर्गेज रखने को लेकर मेरे को आप अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं दोगे तो मैं आपके खिलाफ 420, 467, 468 का मुकदमा दायर करूंगा कि मेरे पिता से आपने मकान को बेचने के बाद आपने अनुबंध हुआ था, करार हुआ था, करार हो गया, तो इकरारनामा भी हो मेरे जाएगा। को कानून में अधिकार है, ये लीज रजिस्ट्रेशन के मेरे बाद को कानून में अधिकार है मॉर्गेज रखने का। जी। तो मेरे को आप अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं दे रहे हो तो आप बेचे हो कि नहीं बेचे हो ये स्पष्ट करो। बेचे तो हैं और आपके पास आधार भी हो गया, ये बिल्कुल बेचे और नहीं बेचे हो, लीज डीड रजिस्ट्री नहीं बेचे हो तो आप स्पष्ट करो। वो तो कागज भी स्पष्ट है ना, और इसीलिए ये जरूरी है। बिल्कुल इसीलिए ये जरूरी है। डीड रजिस्ट्रेशन जो है, डीड रजिस्ट्रेशन ही कानून का डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट है। ये लीज एग्रीमेंट काफी नहीं था? नहीं, लीज एग्रीमेंट तो कानून का डॉक्यूमेंट नहीं है। 50 रुपए, 75 रुपए, 100 रुपए के स्टाम्प में एग्रीमेंट अनुबंध किया है कि बेच रहा है जी, लेकिन बेच दिया वो कब तय होगा? जब रजिस्ट्री होगी, जब डॉक्यूमेंट बनेगा, जब रजिस्ट्री होगी, गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट बनेगा, जब रजिस्ट्री होगी। ठीक है, तो ये इसलिए महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण नहीं है, यही डॉक्यूमेंट है जी। इसमें कहीं कोई, जितने लोग इस पे बहस कर रहे हैं उनको राजस्व कानून का कोई ज्ञान ही नहीं है। वो हमने डिबेट भी किया था, डिबेट में तो अब देखिए एक से एक बांटती हुई, बीजेपी वाले भी बातें कर रहे थे, कांग्रेस वाले बात कर रहे थे। स्पष्ट मुझे वहां भी उस दिन समझ नहीं आया, कुछ लोग ने सीधे इग्नोर कर दिया कि लोन मिल ही नहीं सकता। लेकिन ऐसा नहीं, आपके पास अधिकार है। लोन मिल नहीं सकता ये एक प्रश्न हो सकता है जी, लेकिन लोन मेरा अधिकार है। मैं अगर लीजी प्रॉपर्टी का मालिक हूं तो लोन मेरा अधिकार है, और लोन देने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करना बीएसपी का कर्तव्य है। एनओसी है, एनओसी लेना पड़ेगा क्योंकि वो आपके पास अनुमति वो देने का अधिकार है उसको। नहीं, जैसे हुडको की रजिस्ट्री हुई, हुडको की रजिस्ट्री के लिए नजूल अनापत्ति प्रमाण पत्र जरूरी डॉक्यूमेंट क्या क्या लग सकते हैं अगर बात करें लोन लेने की बात? तो बैंक हुडको की जैसे सिर्फ एक एनओसी काफी रहेगा। एनओसी जैसे हुडको की रजिस्ट्री को समझिए, हुडको की रजिस्ट्री हुई, हुडको की रजिस्ट्री के लिए कौन अनापत्ति प्रमाण पत्र देगा? बीएसपी नहीं देगा, अब नजूल देगा। अब नजूल, क्योंकि अब वो जमीन बीएसपी की नहीं रही, नहीं, उन्होंने हैंडओवर कर दिया नजूल देगा। नगर निगम के लिए कौन देगा? नगर निगम अनापत्ति प्रमाण पत्र देगा, जो देता है। हाउसिंग बोर्ड के लिए कौन देगा? हाउसिंग बोर्ड देगा। एजेंसी अलग अलग है, जमीन के मालिक अलग अलग है। वैसे ही बीएसपी अनापत्ति प्रमाण पत्र, क्योंकि वो बीएसपी का क्वार्टर है, बीएसपी लीज दाता है और बीएसपी के टाउनशिप में है। बीएसपी लीज दाता है, मैं लीजी हूँ, लीजी है। ठीक है, तो अनापत्ति प्रमाण एक एनओसी मिल जाने के बाद सारे रास्ते क्लियर हो जाएंगे। सारे क्लियर हो जाएंगे। एनओसी देना उसका कर्तव्य है, वो देगा, और मेरे को लोन का अधिकार है, मैं लोन लूंगा। बैंक लोन मिल सकता है, स्पष्ट है। बैंक लोन मिल सकता नहीं, मेरा अधिकार है बैंक का लोन, मैं क्योंकि प्रॉपर्टी ओनर हूँ। ठीक है, मैं मालिक हूँ प्रॉपर्टी का। बड़ा कंफ्यूजन दूर हो गया, मतलब स्पष्ट है कि बैंक लोन मिल सकता है। अब आते हैं नियमितीकरण। आपने अगर आपको उस समय 2000 स्क्वायर फीट अलॉट किए थे, 2000, आपने एक्स्ट्रा 1500 एक्स्ट्रा कर दिया, यानी कि 3500 स्क्वायर फीट अभी के हिसाब से हो गए। तो वो 3500 स्क्वायर फीट जो है अभी रजिस्ट्री हो रही है तो 2000 के हिसाब से हो रही है, तो फिर 1500 स्क्वायर फीट के एक्स्ट्रा क्या करेंगे? मतलब नियमितीकरण कराना ही होगा ना। हाँ। तो ये नियमितीकरण संभव है आज की तारीख में? नियमितीकरण के लिए सबसे महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है टाइटल, जो आपको ये रजिस्ट्री करने के बाद दे देता है। मैं टाइटल बनने के बाद मैं जाऊंगा नगर निगम में, जो कि अगस्त तक कानून लागू है नियमितीकरण का। जी, नगर निगम में भी लागू है अभी वो, अगस्त 2000। और मैं तो ये भूपेश बघेल सरकार से इस बात को लेकर आह्वान करूंगा कि इसे आगे बढ़ाया जाए। रजिस्ट्री का रास्ता अभी साफ हुआ है जी, तो इस कानून को एक्सटेंड किया जाए ताकि सारे के सारे प्रकरण टाइटल बनने के बाद नियमितीकरण के प्रकरण। जी, ठीक है, ये आ जाए बिल्कुल। तो ये एक तो एक मिनट, ठीक है, मोटा मोटा बातें समझ आ गई कि आपने क्लियर कर दिया। बैंक लोन भी क्लियर हो गया, बैंक लोन मिल सकता है। बीएसपी का नहीं, बैंक लोन मेरा अधिकार है ना। लीज दाता का अधिकार है, लीज का है ना, लीज जो लेने वाले हैं उनका अधिकार है, और लीज देने वाला बीएसपी जो है लीज दाता, उनका कर्तव्य। अब ये भी प्रश्न खड़ा किया जा रहा है कि बेचेगा, है ना, ये तो कैसे हो गया? एक मिनट आपको रोक रहा हूँ। नियमितीकरण हो सकता है क्योंकि नगर निगम पालिक जो 56 का एक्ट है वो लागू है वहां पे, तो नियमितीकरण भी कौन करेगा? नगर पालिक निगम भिलाई करेगा। ठीक है, नगर निगम भिलाई
नियमितीकरण कर सकता है क्योंकि 1956 एक्ट लागू है। ठीक है, क्यों अब मेरे को खरीदना बेचना है, 1956 एक्ट लागू है क्योंकि टाउनशिप जो है भिलाई के अंदर है, निगम के अंदर है। ठीक है, निगम के अंदर घर है। ठीक है, ये हो गया क्लियर। लीज, बैंक लोन क्लियर हो गया, नियमितीकरण हो गया। अब आते हैं हम, मेरे को खरीदना बेचना है। खरीदना बेचना है। अब खरीदना बेचना है तो वो लोग अनुबंध किए हुए में लिखा है हाँ। कि मैं बीएसपी के अधिकारी कर्मचारी रिटायर्ड या वर्तमान को मैं बेच सकता हूँ, हाँ। या उनके रिश्तेदारों को बेच सकता हूँ। लेकिन आपको बेचना है, आप मेरे को बेचना है, हाँ। तो मेरे को बेचना है, हाँ। मेरे को लीज के रूप में आपने प्रॉपर्टी दिया है, BSP तो ने दिया मेरे को इस बात का अधिकार है ना, मैं किसको बेचूं। ये एक्ट में आपको अधिकार मिला है। मैं भूमि विकास नियम में मेरे को अधिकार है, मैं किसी को भी बेच सकता हूँ। भूमि विकास नियम 1984 में अधिकार है मेरे को। एक मिनट, इसको नोट कर लेता हूँ। भूमि विकास नियम नियम, भूमि विकास नियम। अच्छा, ये एक्ट है ना 1986 1984 1984 में। ये जो एक्ट है आपको अधिकार देता है कि आप जमीन किसी को भी बेच सकते हैं, अगर आपके पास वो जमीन है, जमीन और भवन, ठीक है, मैं जमीन किसी भवन, को भी बेच सकता हूँ। ठीक है, आपके द्वारा डिक्टेटेड व्यवहार को ही क्यों बेचूंगा मैं जमीन। ठीक है। भूमि विकास 90 जो नियम है वो आपको अधिकार देता है कि आप अपनी जमीन भवन बेच सकते हैं। जमीन भवन में किसी को भी और आप लीज डीड के बाद आपके पास वो अधिकार आ जाता है। मेरे पास लीज का टाइटल बनने के बाद जी। मैं उस अधिकार से संरक्षित हूँ कि मैं किसी को भी जमीन, आपके द्वारा थोड़ी तय किया जाएगा मैं किसको भी बेचूंगा। हाँ, आपको तो ये अधिकार दे देता है। लीज डीड रजिस्ट्री जो है, लीज डीड का रजिस्ट्री होने के बाद मैं टाइटल हो गया, टाइटल हो गए हैं आप। टाइटल, और टाइटल को खारिज करने का अधिकार हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के को नहीं अलावा, है। हाँ। वो किसको है? जिला न्यायालय को है। जी, तो मेरे को जिला न्यायालय ने मेरे टाइटल को, स्वत को खारिज नहीं किया है। हाँ। मैं किसको बेचूंगी मैं तय करूंगा। आप तय करेंगे। ठीक है, तो आप अपनी जमीन बेच सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, ये तो नया चीज बता रहे हो कि अपनी जमीन बेच सकते हैं आप, क्योंकि वो अधिकार उसके लिए बीएसपी को मेरे को सिर्फ ये जानकारी के तहत मैं जमीन बेच रहा हूँ, बीएसपी फिर बोलेगा आप बेच सकते हो, अनापत्ति प्रमाण पत्र देगा। फिर वो एनओसी जैसा नगर निगम देता है, जैसा हाउसिंग बोर्ड देता है। ठीक है, फिर वो नामांतरण भी हो जाएगा। नामांतरण हो जाएगा। ओके, और फिर नामांतरण होने के बाद अभिलेख में ठीक है, दर्ज हो जाएगा। किसके अभिलेख में? हम्म, बीएसपी के अभिलेख में, ठीक है। क्योंकि बीएसपी लेसर है। तो फिर आपको मकान मालिकाना हक भी मिल जाता होगा फिर तो। हाँ, मिल वो गया तो ना। उसी समय मिल गया आपको 30 साल के लिए मालिकाना हक मेरे को जिस दिन मैं रजिस्ट्री कराया उस दिन मिल गया। मालिकाना हक, ये बहुत बड़ी लाइन है, मालिकाना हक, और बहुत बड़ा सब्जेक्ट था, विषय चर्चा करने का कि आप पहले लीज प्रॉपर्टी को समझने की आवश्यकता है। जी, लीज दाता लीज करता है। जी, नगर निगम अगर मेरे को लीज किया है तो मेरा लीज दाता नगर निगम हो गया। ठीक है, बीएसपी अगर मेरे को लीज किया है तो मेरा लीज दाता बीएसपी हो गया। हाउसिंग बोर्ड अगर लीज किया है तो मेरा लीज दाता हाउसिंग बोर्ड हो जाएगा। जो प्राइवेट ओनर की प्रॉपर्टी है, जिसका खसरा नंबर होता है, जिसका वो उसका नामांतरण होने के बाद प्रमाणीकरण होता है ना। तो ये जो लीज दाता का अनापत्ति प्रमाण पत्र हमको इसलिए चाहिए कि वो 30 साल में प्रथम मालिक वो है, दोयम मालिक 30 साल के लिए बेचने के बाद हम हो गए। बिल्कुल। भाई बेचने वाला प्रथम मालिक कौन है? 30 साल के लिए बीएसपी है जी। 30 साल बाद अगर वो रिन्यूअल नहीं करेगा तो वापस वो मालिक हो जाएगा। ठीक है, तो ये मोटा मोटा सारी बातें क्लियर होगी। और कुछ कंफ्यूजन जो लोगों के मन में है? नहीं, प्रश्न कौन से हैं जो खड़े किए जा रहे हैं? नहीं, खड़े किए जाने चाहिए, खड़े किए जाने चाहिए। एक सवाल और है कि कोई लीज दाता है, मान लीजिए रामलाल है, रामलाल लीज दाता है, वो इस दुनिया में नहीं है, उनका निधन हो गया। जो नॉमिनी थे उनका भी निधन हो गया। नहीं, इसमें अब उसके परिवार वाले उसमें प्रश्न अभी कौन से खड़े किए जाने चाहिए? जी, जो प्रश्न अभी खड़े हैं जी, 1150 लोगों की हुडको में रजिस्ट्री होने के बाद लगभग 950 लोगों की रजिस्ट्री अभी बाकी है, नहीं हो पाई। 2000 में से अभी हुडको पे आ जाए। हाँ, 2000 में से 1150 लोगों की रजिस्ट्री हो पाई और 950 लोगों की रजिस्ट्री नहीं हो पाई। उसके लिए चुनाव नगर निगम के जब संपन्न होने थे 1150 ना? हाँ, 1150 रजिस्ट्री हो पाई है, हो पाई। ठीक है, 950 लोगों की रजिस्ट्री अभी भी नहीं हो पाई। 850 लोग होंगे। 9.5 जी, ठीक है, रजिस्ट्री नहीं हुई। अब ये लोग कौन है? 950 ये लोग मूल आवंटित, जिसको बीएसपी ने आवंटन किया था,
उससे लीज के एग्रीमेंट के जैसा स्टाम्प पेपर में एग्रीमेंट करके मकान खरीद लिया, भूमि खरीद लिया। अब जब रजिस्ट्री का कानून आया कि इसको रजिस्ट्री करके देना है हुडको के लोगों को जी, तो मूल आवंटित को बीएसपी रजिस्ट्री करके देगा, क्योंकि बेचा तो उसने उसको था। वो लोग नहीं होने के कारण इन लोगों को सीधे रजिस्ट्री नहीं कर सकता हो। इनके वो मूल लोग नहीं है, नहीं, मूल लोग को करेगा। हाँ। मूल उसके पास गया नहीं रजिस्ट्री कराने के लिए। ओके, ये छूट गए होंगे लोग, कौन लोग हैं ये? नहीं, ये जिसने मूल आवंटित से खरीदा, हाँ, वो लोग को बीएसपी रजिस्ट्री नहीं करके दे सकता ना, हाँ, क्योंकि उसने तो इनको दिया ही नहीं। दिया ही नहीं था। वो दिया किसको था? रामलाल को। रामलाल को एग्जाम्पल के तौर पे रामलाल को दिया था। रामलाल गया ही नहीं रजिस्ट्री कराने। हाँ, तो रामलाल जब तक रजिस्ट्री नहीं कराएगा तो ये लोग की रजिस्ट्री कैसे होगी? क्योंकि ये तो रामलाल से खरीदे ना। बीएसपी ने रामलाल को दिया था। हाँ, और ये 950 लोग रामलाल से खरीदे, इन्होंने रामलाल से खरीद लिया। ठीक है, तो बीएसपी रामलाल के नाम से रजिस्ट्री कर सकता है, एबीसीडी के नाम से नहीं कर सकता ना। इधर से कर सकता है यहाँ पे। हाँ। ठीक है, तो यहाँ पे अभी जो प्रश्न बड़ा खड़ा तो इनको होगा, करना क्या होगा बाकी लोगों को? ये तहसील कोर्ट का प्रकरण बनेगा जी, उसमें इनको कहाँ जाना? तहसील कोर्ट जाना होगा। तहसील कोर्ट में प्रकरण लगाएंगे और एग्रीमेंट जो रामलाल ने इनके साथ किया है, हाँ, उसका दस्तावेज प्रस्तुत करेंगे। हाँ। और तहसील कोर्ट विज्ञापित करेगा उस मामले का, जो स्वत का मामला बनना चाह रहा है, उसमें रामलाल के परिवार और रामलाल के माध्यम से कोई आपत्ति अगर नहीं आएगी तो इनके नाम से रजिस्ट्री करेगा। ठीक है, तो मतलब ये भी सॉल्यूशन है। इस पे बात हो रही है आगे कुछ? बात तो जो लोग दावा कर रहे हैं उन लोगों को करना चाहिए। ठीक है, ये आ गए अपन यहाँ पे। अब प्रश्न कौन से खड़े होने चाहिए? जी, एक मिनट भाई, कुछ सवाल है मेरे पास, कल जो नोट करके रखा था मैंने आपसे बात करने से पहले। जो सवाल जरूरी सी चीज़ें हैं, गाइडलाइन पे बात होगी, प्रीमियम राशि पे बात होगी, फार्मूला हो गया, एग्रीमेंट पे बात हो गई, इकरारनामा पे बात हो गई, इकरारनामा ऋण पुस्तिका वाला जो लाइन था वो तो बात हो गई, B1 B2। ऋण पुस्तिका नहीं इसका बन सकता ना, वो तो रजिस्ट्री का डॉक्यूमेंट ही ऋण पुस्तिका है उसमें। ठीक है, और बाकी चीज़ें बात होगी कि पंजीयन की जरूरत क्यों पड़ी। वो जरूरी इसलिए था क्योंकि डॉक्यूमेंट बनना था, उसे टाइटल बनना था। टाइटल क्यों बनना था हमने बात कर ली कि टाइटल बनने के बाद क्या क्या फायदे। अभी प्रश्न कौन से खड़े होने चाहिए? जी, प्रश्न ये खड़े होने चाहिए कि लगभग 1000 मकान मालिक ऐसे होंगे जिसने मूल आवंटिती रामलाल से एग्रीमेंट के तहत मकान और खरीद लिया, जो बेच चुके हैं, जो खरीद लिया है और खरीद लेके बैठे हुए यहाँ पे, उनका रजिस्ट्री कैसे होगा? हाँ, जिन्होंने खरीदी किया है उनका रजिस्ट्री कैसे होगा, ये प्रश्न होना चाहिए। एक प्रश्न और होना चाहिए, जिसको बीएसपी ने टर्मिनेट कर दिया हाउस लीज के वायलेशन के मामले में, जिन्होंने खरीदा है उनकी रजिस्ट्री कैसी होगी? जिन्होंने आवंटित से खरीदा है, जिन्होंने खरीदा है आवंटित से, जिन्होंने खरीदा है आवंटित से। ठीक है, एक सवाल। दूसरा सवाल, जिनको बीएसपी ने किसी वायलेशन के तहत टर्मिनेट कर दिया, बीएसपी ने बर्खास्त कर दिया है, ठीक है, उनकी रजिस्ट्री कैसे होगी? ठीक है, ठीक है। और तीसरा जो अनफिट ब्लॉक में 175 लोग लगभग अनफिट ब्लॉक में रहने वाले लीजधारी, जिसे बीएसपी ने अनफिट मान दिया है, अनफिट ब्लॉक मानकर तोड़ने को लेकर घोषणा कर दिया है। कौन कौन से इलाके में है? सेक्टर 6 में है, सेक्टर 7 में है, सेक्टर 4 में है। 250 लोग हैं। ठीक है, ऐसे 250 लोग हैं। इनका रजिस्ट्री कैसे होगा? ठीक है, 175 लोग हैं। और जो इस दुनिया में नहीं है लीजधारी, इस दुनिया में नहीं है लीजधारी नहीं है ना, उनका नॉमिनी भी नहीं है। उनके नॉमिनी की घोषणा के बगैर अगर वो मकान मालिक के रूप में मकान में रह रहे हैं, हाँ, तो उनकी रजिस्ट्री कैसे होगी? जिनका निधन हो चुका है। ठीक है, निधन हो गया है, पलायन हो गया है। जी, तो आपकी स्टडी तो होगी ना इनको लेके कि इनका कैसे होगा? नहीं, इस पे स्टैंडिंग ऑर्डर ने क्या आदेश किया है? अभी कुछ नहीं किया आदेश इनके लिए, मेरी जानकारी में नहीं है। मतलब ये बेघर मतलब हो सकते हैं ये लोग, इनका वाला नहीं हो सकता। ये भाई नीरज पाल मेयर ने 4500 लीज धारक के लिए प्रक्रिया प्रारंभ हुई, इसको लेकर पूरे शहर को बधाई दिया जी। मतलब 4500 मकान के संपूर्ण मामले का निराकरण हुआ है, ऐसा उनका दावा है। तो इनका भी निराकरण हो गया होगा, लेकिन ऐसा एक्ट में देखना पड़ेगा। नहीं, तब उनके दावे में तो यह है कि इनका भी 4500। ठीक है, और ऐसे 1000 लोग ऐसे लोग होंगे। पीयूष का जो प्रश्न है जी, लीज डीड का रजिस्ट्रेशन, पीयूष को पहले समझना होगा कि हमारे पास अभी लीज एग्रीमेंट है, वो डीड कन्वर्ट हो रहा है, उसके बाद उसका रजिस्ट्री होगी। ठीक है,
ठीक है, तो ये सवाल को लेके भी ये भी इस पे बात करनी चाहिए। नहीं, ये सवाल नहीं है। हाँ। इसका 4,500 का निवारण अगर हो गया तो इनका हो गया होगा, इनका भी भला हो गया होगा, हो गया होगा। अगर नहीं होगा तो सोचना पड़ेगा इनके लिए। सोचना नहीं पड़ेगा, इनका अगर भला नहीं हुआ है हाँ, तो मिठाई खाने का कोई औचित्य नहीं है, औचित्य नहीं है, क्योंकि इनका भी भला संपूर्ण का भला आज तक हुडको के लोगों का नहीं हो पाया। आप 2000 लोगों का भला करके संपूर्ण मान के चल रहे हो, ये सही नहीं है। तो पहले इनको भी क्रॉस करना पड़ेगा कि इनका क्या होता है, चेक करना पड़ेगा। और जो ये लोग तो सामने आ रहे होंगे ना, आपके पास भी फोन आ रहे होगा कि जिन्होंने खरीद लिया मकान। नहीं आ रहे ना, जो अनफिट ब्लॉक के लोग हैं वो मेरे संपर्क में पिछले, तो उनको आप भेजे नहीं कि हेल्प डेस्क लगाए वहां पे कि जाके देखो, पता करो सेक्टर 5 में लगा है, वही वाला नहीं, कोई जवाब नहीं है ना उनके पास। जो लोग हेल्प डेस्क लगाए हैं उनको जानकारी होना चाहिए ना कि ऐसे लोग हैं। उस दिन सीजो एंथोनी जी ने कह दिया कि ये रजिस्ट्री नहीं रजिस्ट्रेशन है। नहीं, रजिस्ट्रेशन जी, मतलब उसको भी समझा दो थोड़ा सा, क्योंकि हमारे कई सारे लोग अभी भी कंफ्यूज नहीं, रजिस्ट्रेशन मतलब जी जो प्रत्यक्ष खड़े होकर कराया जाता है, रजिस्ट्री, इसको रजिस्ट्रेशन बोलते हैं। रजिस्ट्री जो दो व्यक्ति के बीच में होता है, मुद्रांक शुल्क ठीक है, की कार्रवाई करने के पश्चात किया जाता है। अभी क्या हो रहा है, रजिस्ट्री हो रही है, एकदम स्पष्ट है 100%, कहीं कोई कंफ्यूजन। और बाकी जो चीजें आपने बता दी कि यार B1 क्यों नहीं मिलना चाहिए, सरकार पैसा ले रही ना, सरकार पैसा ले रही है 26,000 रुपए, सरकार पैसा ले रही है, कानून के अंतर्गत गणना करके पैसा ले रही, तो रजिस्ट्री है ना, रजिस्ट्री है वो, ठीक है। और ये रजिस्ट्री हो गई, आपको मालिकाना हक मिल गया, आप इससे बैंक लोन ले सकते हैं। मालिकाना हक 30 साल के लिए मिला, 30 साल के लिए मिला है, और 30 साल के लिए मालिकाना हक कब से मिला है, 2001 से, तो 2031 तक मैं मालिक हूं, ठीक है। और मेरा मालिक होने का अधिकार मेरे को कौन देता है, बीएसपी देता है जी, ठीक है। उसकी रजिस्ट्री बीएसपी करता है। बिल्कुल, मेरा B1 B2 नहीं बन सकता क्योंकि मेरा खसरा नंबर नहीं है। बिल्कुल, नगर निगम का B1 B2 योजना के मामले में नहीं बन सकता क्योंकि वहां भी खसरा नंबर नहीं है। हाउसिंग बोर्ड में B1 B2 नहीं बन सकता क्योंकि वहां भी खसरा नंबर नहीं है। नगर निगम के किसी भूखंड के मामले में सीमांकन नहीं किया जा सकता क्योंकि सीमांकित है योजना के अंतर्गत अलॉट। हाउसिंग बोर्ड सीमांकित है, भिलाई टाउनशिप भी सीमांकित है। तो यहाँ कलेक्टर गाइडलाइन का रेट नहीं है, इसलिए कलेक्टर गाइडलाइन में वर्तमान में रजिस्ट्री नहीं हो सकती, जो कानून में है कि कलेक्टर गाइडलाइन के वर्तमान दर के अनुसार गणना करके आपको रजिस्ट्री करना। ठीक है। बिल्डिंग एक्स्ट्रा बनाते तो निगम आपको नियमितीकरण करेगा? नहीं, भिलाई स्टील प्लांट ने एक्स्ट्रा बनाया तो जाके नगर निगम खुद निगम से ले रहा है, तो आपको क्यों देगा? वो उसको अधिकारी नहीं है देने का। एमडी बंगलो का बाउंड्री वाल का परमिशन नगर निगम भिलाई दिया है जी। डीपीएस स्कूल का परमिशन नगर निगम भिलाई। हम लगातार बीच में खबरें बनाते रहते कि नगर निगम भिलाई ने इतने लोग को नोटिस भेजे है, बीएसपी को नोटिस दिया है कि आपने इतने सारे निर्माण एक्स्ट्रा कर लिए। मैं एक और बात लगाया था कलेक्टर कार्यालय में जी, जिसमें लीज डीड के रजिस्ट्रेशन नगर पालिका निगम भिलाई क्षेत्र अंतर्गत भिलाई इस्पात संयंत्र द्वारा लीज लाइसेंस आवंटित 1956, 1973, 1940 प्रावधान के विपरीत विधि विरुद्ध निर्माण रोक लगाने अतिरिक्त डिमांड के बीएसपी द्वारा अर्थदंड पेनल्टी पर रोक लगा देने बाबत, यानी कि जो पेनल्टी बीएसपी लगा रहा है उस पर आप नहीं ले सकते। आपने बोला कि रोक लगा दी जाए इस पे। मैं बोला नहीं, नगर निगम कमिश्नर ने बोला है कि आपके द्वारा जो पेनल्टी के तहत अर्थदंड लिया जा रहा है वो कानूनी रूप से वैध नहीं है, आपको नहीं लेना है। बीएसपी मात्र एक कॉलोनाइजर है अभी फिलहाल। हाँ, आवास के मामले में, आवास के मामले में, टाउनशिप के मामले में वो कॉलोनाइजर है। एक जो बिल्डर होता है कॉलोनाइजर होता है, बाकी पूरा जो अधिकार है, जो हक है, वो सब सरकार के पास है। वो तीन सरकार जो हमने बता दी है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार। टाउनशिप को अगर भिलाई टाउनशिप में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन करना है, कुछ करना है, तो आप अनुमति सरकार से जाके लेंगे। हुडको फेज 2 की एक योजना आई थी जी, जो शासन ने रद्द कर दिया जी कि आपको ये योजना आप लागू नहीं कर सकते। क्या कारण बता के रद्द किया? कि आप भूमि अधिग्रहित किए थे कारखाने को लेकर, आप कॉलोनाइजर के व्यवहार को लेकर आपने भूमि का अधिग्रहण नहीं किया, नहीं कर सकते, तो वो रद्द हो गई। ठीक है। और उसमें लिखा है सरकार ने, जो जमीन की आपको आवश्यकता नहीं है वो जमीन आप वापस कर दीजिए। ठीक है। उस पर कार्रवाई भी हुई, और रद्द हो गई। ठीक है।
तो जिन्होंने मकान खरीदा है आवंटित से, उनका क्या हो रहा है ये सोचने वाली बात है, अभी देखना पड़ेगा। और बीएसपी ने जिन लोगों को बर्खास्त कर दिया है, टर्मिनेट कर दिया है, उन लोगों का रजिस्ट्री होगी कि नहीं ये भी देखने वाली बात है। जो अनफिट ब्लॉक में अभी रह रहे हैं, जिनको लीज मिला था उस समय, उनका क्या होगा ये भी देखने वाली बात है। और जिन लोग के जो लीज धारी हैं, जो खत्म हो चुके हैं, यानी कि निधन हो चुका है, उनका क्या होगा। ये 4-5 पॉइंट है, इस पर अभी हम आगे बात करेंगे, क्योंकि मेयर साहब ने कहा है कि सबका भला हो गया है 45 लोगों का, तो शायद इनका भी भला हो गया होगा, नहीं हुआ होगा तो भला करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग होंगे ऐसे। और ये भी स्पष्ट हो गया कि जो रजिस्ट्री ऑफिस में जो चीजें चल रही हैं वो रजिस्ट्री है, ना कि रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन और रजिस्ट्री शब्द में कोई अंतर नहीं है। हाँ ठीक है, रजिस्ट्रेशन कराया जाता है। मैं रजिस्ट्रेशन प्रत्यक्ष खड़े होके मैंने रजिस्ट्रेशन कराया, शामिल होने के लिए, उसमें शामिल होने के लिए बोलते हैं ना, उसको रजिस्ट्रेशन। जैसे अपन कहीं दौड़ करा रहे हैं, आपको रजिस्ट्रेशन पहले कराना पड़ेगा। आप सावन महोत्सव करा रहे हैं, अच्छा, उसका रजिस्ट्रेशन के लिए मेरे पास पात्र डॉक्यूमेंट कौन से होने चाहिए? रजिस्ट्री होनी चाहिए। ठीक है, ये अधिकार आपको मिलता है। तो आप पहले ये समझना पड़ेगा आपको, ये रजिस्ट्री शब्द को भूल जाइए, ये टाइटल है। हाँ टाइटल है आपको, ठीक है, ये टाइटल है। ठीक है, तो सारी बातें क्लियर है, स्पष्ट है, मैंने जो बता दी है, आपने जो बताया स्पष्ट रूप से, क्योंकि आप इसमें लीजधारी हैं, आपका परिवार लीजधारी है, और आप इस मामले में कोर्ट गए, कोर्ट जाने के बाद आदेश हुआ। अगर आप नहीं जाते तो शायद मुझे लगता है कि ये सब चीज़ें नहीं होती, इसलिए आपको ज़्यादा अच्छे से पता है। मैंने इनको इसलिए बुलाया क्योंकि ये शुरू से लेकर आखिरी तक सारे डॉक्यूमेंट हैं। मैं आपको स्क्रीन पे वो डॉक्यूमेंट भी दिखाऊंगा, और लगभग बातें क्लियर हो गई। जो अभी तक ग्राउंड पे जो चीज़ें चल रही थी, जो लोग अलग अलग बातें कर रहे थे कि रजिस्ट्री नहीं होगी, रजिस्ट्रेशन है, बीएस से लोन नहीं मिल सकता, आपको मालिकाना हक नहीं मिल सकता, आप एक्स्ट्रा बना लिए हैं तो उसका भी आपको अधिकार नहीं हो, नियमितीकरण नहीं हो सकता, ऐसे बहुत सारे जिस पे हमने आज बातचीत की। मुझे लगता है कि आपको ये बातें समझ आई होंगी। हमारी बातचीत कैसे लगी आप चाहे तो कमेंट कर बता सकते हैं। और लोन को लेकर हम बाद में और बात करेंगे, किसी बैंक वाले से बात करेंगे कि क्या क्या प्रोसीडिंग होती है लोन पर, वो सब आगे बात करेंगे। आप बहुत स्पष्ट ये समझ लीजिए कि रजिस्ट्री 23 साल बाद हो रहा है ना जी, आपको टाइटल 23 साल बाद मिल रहा है ना जी, तो लोन पे भी अगर बीएसपी मना करेगा जी तो आपको लड़ाई लड़ना पड़ेगा। एक बंदा काफी वाली जो लाइन है उसको करना पड़ेगा। आपको नियमितीकरण को लेकर अगर बीएसपी मना करेगा तो आपको लड़ाई लड़ना पड़ेगा जी। इसमें 23 साल लग गया तो उसमें 1 साल लगेगा, 6 महीना लगेगा, 8 महीना लगेगा, 10 महीना लगेगा, लेकिन कानून के अंतर्गत बीएसपी बंधनकारी है, वो करेगा। ठीक है, कानून से ऊपर बीएसपी नहीं है, अधिकार दे देता है। 56 का नगर निगम अधिनियम, ठीक है, 1973 का नगर तथा ग्राम निवेश, और भूमि विकास नियम 1984। ये टाइटल मिलने के बाद आपको अधिकार देता है कि आप लोन भी लोगे, आप नियमितीकरण भी कराओगे, और आप ठीक है, ये अधिकार आपको मिलते हैं टाउनशिप में रहने वाले लोगों को स्पष्ट रूप से। और ये 3 एक्ट के बंधन में बीएसपी है, बीएसपी मना नहीं कर सकता। मैं बीएसपी है, इसका दस्तावेज बीएसपी ने लिख के दिया, मैं हूं, बीएसपी ने खुद लिख के दिया है। ठीक है, 1956 का एक्ट जो है नगर पालिक निगम अधिनियम, जो नगर निगम क्षेत्र में बीएसपी आते हैं इसलिए वहां पे लागू होता है। और 1973 नगर ग्राम निवेश जो अधिनियम है वो वहां पे लागू था, क्योंकि टाउनशिप बसाया गया है, उस समय बातें हुई थी। और 1984 भूमि विकास निगम जो भूमि और भवन को लेकर होता है वो भी है। तो तीनों एक्ट लागू है, तीनों एक्ट का अधिकार आपको है, आप तीनों का फायदा ले सकते हैं। मैं एक नागरिक, भारत का एक नागरिक होने के नाते इस तीनों एक्ट के प्रावधानों के तहत मेरे अधिकार को संरक्षित करने के लिए मैं स्वतंत्र हूं। बिल्कुल ठीक है, तो हमारी बातचीत लगभग आपको समझ आ गई होगी। और कुछ कंफ्यूजन हो तो आप बस स्टैंड मिश्रा जी या फिर हेल्प डेस्क सेंटर या फिर रजिस्ट्री। नहीं, हेल्प डेस्क सेंटर बिल्कुल नहीं। अच्छा, बिल्कुल नहीं, हेल्प डेस्क सेंटर बिल्कुल नहीं। आपका कानून में अधिकार है, आप कानून से जाके बात करिए। हेल्प डेस्क में तब जाइए जब हेल्प डेस्क को सारा समझो, सारी चीज की समझ हो। मैं एक ही निवेदन करना चाहता हूं कि हुडको की 24 लोगों की रजिस्ट्री होने के पश्चात जी अल्प ज्ञान जी या जी अतिरिक्त ज्ञान जी के कारण जी हुडको की रजिस्ट्री 1985 में होने वाली जी 2008 में हो पाई जी। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में उलझा रहा जी। जब वापस लिया गया हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से तब सरकार निर्णय ले पाई। तो कोई भी ऐसा क्रिया हम नहीं करें जिससे 4,500 लीज धारक को जो अधिकार मिला है वो अधिकार से वो संरक्षित पोषित होने के बजाय उलझन की ओर अग्रसर हो। ठीक है सर, थैंक यू। चलो वशिष्ठ जी, आपका धन्यवाद। और धन्यवाद हमारे इन 2 साथियों का भी, तुमीन मंडल सर जिनकी स्टूडियो में हम ये शूट कर पा रहे हैं, और संजय सिंह जो कैमरा ऑपरेट कर रहे हैं।
जो आपको स्पष्ट रूप से चीज़ें समझा रहे हैं, दिखा रहे हैं। तो इस तरह के बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए भिलाई टाइम के साथ में। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। ये बातें बहुत ज़रूरी थी, स्पष्ट रूप से आनी थी, इसलिए हमने वसीटन मिश्रा जो इस मामले में ये एक परिवादी थे, जो कोर्ट गए और कोर्ट जाने के बाद शुरू से लेकर आखिरी तक सब चीज़ों को गुजरे हैं, इसलिए उनसे अच्छा कोई शायद मुझे लगता है कोई बता पाए। और सारे डॉक्यूमेंट है, सारे डॉक्यूमेंट के बेस पे वो बात कर रहे हैं। तो आगे इस तरह के और भी बाकी अपडेट्स देते रहेंगे, 360 डिग्री एंगल से आपको समझाएंगे, कोशिश रहेगी हमारी। तो ये आज की भी कोशिश हमारी थी। जय जोहार।